दोस्तों, आज हम बात करेंगे हॉरर, सस्पेंस और रोमांस से भरी हुई एक ऐसी फिल्म की जो आपके दिल को जोरों से धड़कने और दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब मैं लास्ट में बताऊंगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस शानदार वीडियो को। लेकिन उससे पहले हमारे 100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मूवी की शुरुआत होती है जया राज अवस्थी से, जो कि एक डिटेक्टिव है जो अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहता है। अवस्थी को एक डबल मर्डर केस में पुलिस की सहायता करने के लिए उसको एक अवार्ड दिया जाता है। तो उसे एक न्यूज रिपोर्टर पूछता है, सर, कोई ऐसा केस हैंडल किया है जिसने आपको भी हिला दिया हो? अवस्थी कहता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, हर केस के पीछे एक लॉजिक होता है। फिर कहानी 5 साल पहले पास्ट में शिफ्ट होती है, जिसमें हमें आदित्य रावत गुड लाइफ हॉस्पिटल में एक मैनेजिंग डायरेक्टर को दिखाया जाता है, जो अपनी बीवी श्रुति के साथ अभी अभी एक नए घर में शिफ्ट हुआ है। श्रुति को कभी कभी दौरे भी पड़ते हैं, जिसके लिए आदित्य उसको इंजेक्शन लगाता है और दवाइयां भी देता है। पर एक दिन श्रुति घर में अकेली होती है, पर उसके घर में कुछ अजीब सी चीजें होने लगती हैं। उसका मिक्सर अपने आप चलने लगता है, फिर वो उसका प्लग भी निकाल देती है, लेकिन फिर भी मिक्सर चलता रहता है। फिर उस मिक्सर का जार निकलकर श्रुति की तरफ आता है और दीवार पर टकरा जाता है और एक क्रॉस का निशान बना देता है। श्रुति काफी डर जाती है। अगले दिन अवस्थी आदित्य के घर पर पहुंचता है और कहता है, कोई प्रॉब्लम हो तो लोग पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन आपने एक डिटेक्टिव को क्यों फोन किया? श्रुति कहती है, नहीं सर, यहां जो हो रहा है वह बिल्कुल अलग है। एक दिन जब हम लोग शॉपिंग करने गए थे तो वहां झूमर गिर गया और उसके क्रिस्टल ने एक क्रॉस का निशान बना लिया था, और फिर वो उसको कल मिक्सी वाली भी घटना बताती है। फिर अवस्थी कहता है, अगर आगे भी ऐसा कुछ हो तो आप मुझे तुरंत कॉल कर लेना, और वो वहां से चला जाता है। फिर अवस्थी अपने असिस्टेंट सोनू से आदित्य के हाउस के 1 किलोमीटर रेडियस की मैप डिटेल लाने के लिए कहता है, और खुद शॉपिंग वाली जगह और चर्च में जाकर खोजबीन शुरू कर देता है। अवस्थी अपनी डायरी में कुछ नोट करता है, और वहीं पास बैठा एक बूढ़ा आदमी उससे कहता है, मैं कुछ मदद करूं, लेकिन अवस्थी उसको मना कर देता है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि आदित्य के हॉस्पिटल में सेमिनार चल रहा होता है, पर फिर अचानक से सभी पंखे बहुत तेजी से चलने लगते हैं, और एक पंखा उड़कर आदित्य की तरफ आता है, जो दीवार पर टकराकर क्रॉस का निशान बना लेता है, और फिर हर जगह अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। तभी अवस्थी की नजर एक लड़की पर पड़ती है, तो अवस्थी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से उस लड़की की फोटो निकाल लेता है और सोनू से कहता है, मैंने इसको एक दिन चर्च में देखा था। अवस्थी सोनू से उस लड़की के बारे में पता लगाने के लिए कहता है, तो सोनू उस लड़की का पीछा करके उसका नाम, एड्रेस और पूरे दिन वह क्या करती है, ये सब कुछ पता कर लेता है, और अवस्थी को फोन करके उसका नाम मैरी मैथ्यू है ये बताता है। इसके बाद अवस्थी चर्च में फादर से मैरी के बारे में पूछता है, तो फादर उसको बताते हैं, मैरी किसी आशा नाम की संस्था से जुड़ी है जो हैंडीकैप्ड लोगों की मदद करता है, और हर बुधवार को वह उन लोगों को यहाँ लेकर आती है। अब अवस्थी मैरी से मिलकर पूछता है, जिस दिन पंखा वाला इंसिडेंट हुआ था, आप वहां सेमिनार में क्यों गई थी? मैरी बताती है, हमारी संस्था काफी दिन से किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल से जुड़ने की कोशिश कर रही है, इस वजह से मैं वहां गई थी। अवस्थी उससे कहता है, आप किसी आदित्य रावत और श्रुति को जानती हो, लेकिन वह जानने से मना कर देती है। इसके बाद अवस्थी और सोनू मिलकर आदित्य और मैरी दोनों पर नजर रखने लगते हैं। एक दिन आदित्य रावत और मैरी को आपस में टकराते हुए वो देख लेते हैं, लेकिन आदित्य वहां से अपनी कार में चला जाता है, और अचानक मैरी को पता नहीं क्या हो जाता है, वह आदित्य के पीछे दौड़ने लगती है। फिर उसी रात अवस्थी आदित्य से कहता है, मैंने आपसे मैरी के बारे में पूछा था, लेकिन आपने उसको पहचानने से मना कर दिया था। तो वह उसको दोनों की फोटो दिखाता है। फिर आदित्य कहता है, यह अंजलि मल्होत्रा इंडस्ट्रियल राकेश मल्होत्रा की बेटी है, और वो मेरी फैमिली फ्रेंड है। अगर तुमने इंटरनेट पर सर्च कर लिया होता तो मेरे पास आने की नौबत नहीं होती। अवस्थी इंटरनेट पर सर्च करने लगता है, और उसको पता चलता है कि अंजलि तो कोई और ही है जो शहर छोड़कर जा चुकी है। फिर वो उन दोनों की फोटो को देखता है। तभी बूढ़ा आदमी फिर से वहां आ जाता है और कहता है, सवाल यह नहीं है कि यह दोनों एक सी लगती हैं, सवाल यह है कि इन्हें आदित्य से क्या प्रॉब्लम है। अगले सीन में आदित्य अपने घर पहुंचता है, और वो वहां पे खून के निशान और सामान बिखरा हुआ देखता है। तभी उसकी नजर बालकनी में बैठी श्रुति पर पड़ती है। वो वहां से कूदकर भाग जाती है, तो आदित्य उसको पकड़ने के लिए जाता है, और तभी वहां अवस्थी भी आ जाता है। वो भी श्रुति को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लग जाता है। श्रुति भागते हुए हाईवे पर पहुंच जाती है, लेकिन उसके पीछे से एक ट्रक आता हुआ दिखाई देता है। तभी अवस्थी उसको धक्का देकर वहां से हटा देता है, और वो लोग उसको लेकर घर आ जाते हैं। आदित्य बताता है,
श्रुति कुछ टाइम से बीमार और डिप्रेस्ड है। कभी कभी उसको दौरे भी आते हैं, इसी वजह से उसको शिमला से यहाँ लेकर आया था। लेकिन यहाँ भी आए हर दिन कुछ ना कुछ हो ही रहा है। अवस्थी उससे पूछता है, अगर अंजलि आपकी फैमिली फ्रेंड है तो कोई आइडिया है वो ये शहर छोड़कर क्यों चली गई? आदित्य कहता है, पता नहीं, लेकिन उसका इस केस से क्या लेना देना है? फिर अवस्थी कहता है, बस यही तो पता लगाना है। तभी वहां डॉक्टर आ जाती है और वह आदित्य को बताती है, जैसा आपने मुझे बताया था, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि खुशखबरी है, श्रुति तो प्रेग्नेंट है। इसके बाद अवस्थी अंजलि की एक फ्रेंड से मिलता है। वह उसको बताती है, अंजलि और मैं फर्स्ट ईयर से ही साथ थे। वह कॉलेज में एक लड़के को पसंद करती थी, पर एक दिन पार्टी में अंजलि ने उस लड़के को किसी दूसरी लड़की के साथ देख लिया था और गुस्से में वो वहां से चली जाती है। फिर 1-2 दिन जब उसका फोन नहीं आया तो मैं उसके घर गई और आंटी ने बताया पार्टी वाले दिन अंजलि का एक्सीडेंट हो गया था। पर अब सब कुछ ठीक होने के बाद वह यह शहर छोड़कर चली गई थी। अगले सीन में अवस्थी सोनू को एक फोन करके पुलिस स्टेशन से अंजलि के एक्सीडेंट की कॉपी तुरंत लाने के लिए कहता है। सोनू उस कॉपी को पढ़कर बताता है अंजलि का एक्सीडेंट जिस ट्रक से हुआ था उसका ड्राइवर रमाकांत अंजलि को खुद पास वाले हॉस्पिटल में लेकर गया था जहां उसका इलाज हुआ था। फिर अवस्थी कहता है, उस ट्रक ड्राइवर पर कोई क्रिमिनल केस नहीं लगा है, मुझे पूरी उम्मीद है रिपोर्ट चेंज की गई है और इसके कुछ पन्ने भी फाड़े गए हैं। अवस्थी सच का पता लगाने के लिए अंजलि के पिता से मिलने उनके घर जाता है तो वो उसको बताते हैं एक्सीडेंट के बाद अंजलि बच गई थी, पर उसका चेहरा बहुत बिगड़ गया था, जिसकी वजह से उसके ऊपर प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए उसको लॉस एंजल्स भेजा गया था। पर वो जब वापस आई तो बिल्कुल बदल गई थी और अपने जैसे एक्सीडेंट विक्टिम को सुधारने के संस्था से जुड़ गई थी। यहां से सीधा अवस्थी श्रुति के पास जाता है और उसको बताता है मैरी और अंजलि एक ही है। जो कुछ भी ये हो रहा है उसको खत्म करने के लिए आदित्य और अंजलि को एक जगह मिलना होगा। वह तीनों चर्च पहुंच जाते हैं और आदित्य वहां बैठ जाता है, लेकिन यहां अवस्थी और श्रुति दोनों छिपकर उस पर नजर रखने लगते हैं। तभी वहां अंजलि भी आ जाती है और वह अपनी शक्तियों से आदित्य को हवा में उछाल कर दूर फेंक देती है। ये सब देखकर श्रुति डर जाती है और बहुत जोर से चिल्लाती है। तभी अंजलि उसको छोड़ देती है और वहां से चली जाती है। अगले सीन में अवस्थी उस एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच जाता है। तभी वहां वही बूढ़ा आदमी फिर से आ जाता है और कहता है, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें यहां खींच कर लाई है? इस कहानी का हर पहलू तुमने सुना है सिर्फ ट्रक ड्राइवर को छोड़कर, जो इस हादसे का अकेला आई विटनेस है। अवस्थी उस ट्रक ड्राइवर से भी मिलता है जो उसको बताता है, एक्सीडेंट के बाद मैं खुद उस लड़की को हॉस्पिटल लेकर गया था, उसकी बॉडी पर जानलेवा घाव भी थे और फिर सुबह पता चलता है कि लड़की बच गई, जिसके बाद मैं वहां से निकल आया। फिर उस एक्सीडेंट के बाद से किसी ने मुझे नौकरी पर भी नहीं रखा था। अवस्थी हॉस्पिटल में जाकर आदित्य से पूछता है, अंजलि की बॉडी पर बहुत जानलेवा घाव थे लेकिन रिपोर्ट में कुछ नहीं था। अंजलि अपनी जान बचाने वाले को थैंक यू बोलने की बजाय वो उस पर हमला क्यों कर रही है? लेकिन आदित्य कुछ भी नहीं बोलता। फिर वो कहता है, ये वही सवाल है जिसके जवाब तुम देना नहीं चाहते हो, लेकिन याद रखना सच तो मैं जानकर ही रहूंगा। आदित्य के वहां से जाने के बाद अवस्थी हॉस्पिटल के अंदर जाता है। उसे वहां पर कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और वह कमरा नंबर 11 में जाकर एक क्रॉस के चिन्ह को देखता है। फिर अगले दिन मल्होत्रा आदित्य और श्रुति के साथ हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां अवस्थी पहले से ही मौजूद होता है। अवस्थी मल्होत्रा से कहता है, आपको यहां देखकर मेरा सबसे बड़ा सवाल का जवाब मिल गया कि इतनी कम उम्र का एक मामूली सा डॉक्टर एक बड़ा मैनेजिंग डायरेक्टर कैसे बन गया। मतलब कि वो आदित्य को कह रहा था। फिर मल्होत्रा वहां से भागने लगता है। तभी वहां अंजलि आ जाती है और वह अपनी शक्तियों से सभी को इधर उधर मारने लगती है और श्रुति को घसीटते हुए एक कमरे में ले जाती है। तभी अवस्थी वहां जोर से एमी चिल्लाता है। तभी वहां बूढ़ा कपल आ जाते हैं, जिससे वह कुछ दिन पहले ही मिला था। फिर बूढ़ी औरत उससे कहती है, बस कर बेटा, जाने दे। और तभी अंजलि श्रुति को छोड़ देती है और वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तो अवस्थी कहता है, ये अंजलि नहीं है और ना ही मैरी है, ये एमी.आर. मैथ्यू इनकी बेटी है। और श्रुति से वह सच सच बताने के लिए कहता है। तो श्रुति सबको बताती है। अंजलि के एक्सीडेंट के बाद उसका हार्ट डैमेज हो गया था, तो उसकी कंडीशन बचने लायक बिल्कुल नहीं थी। पर तभी राकेश मल्होत्रा ने अंजलि को कैसे भी बचाने के लिए कहा और उन्हें बहुत सारे पैसे और हॉस्पिटल उनके नाम कर देगा अगर वो बच गई। फिर हॉस्पिटल में एमी.आर. मैथ्यू काफी दिनों से कोमा में थी और उसका ब्लड ग्रुप अंजलि से बिल्कुल मैच हो गया था। तो पैसे और हॉस्पिटल के लालच में उन्होंने एमी का दिल अंजलि के दिल से बदल दिया था,
जिससे एमी की मौत हो जाती है। और अवस्थी कहता है एमी को मारने का गिल्ट जब श्रुति को परेशान करने लगा तो वह डिप्रेस्ड रहने लगी और अपने रिश्ते को संभालने के लिए तुम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। तुम लोगों ने एमी आर मैथ्यू की जान तो ले ली, मगर उसने अपनी जान सच को बाहर लाने में लगा दी। कुछ भी कर लो, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। और पुलिस उन तीनों को एमी मैथ्यू के कत्ल के इल्जाम में अरेस्ट कर लेती है। फिर कहानी 6 महीने बाद शिफ्ट होती है, जहां श्रुति जेल में एक लड़के को जन्म देती है, जिसे अवस्थी अपने साथ घर ले आता है और फिल्म यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में अवस्थी के साथ जो लड़का आपने देखा था वह श्रुति का ही बेटा है, जिसे उसने जेल में जन्म दिया था। और जो बूढ़ा आदमी बार बार देखते थे वह अवस्थी के पिता थे, जो खुद एक डिटेक्टिव थे। अवस्थी उनको बार बार इमेजिनेशन करता था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।